प्रिय आर्यवीरों, आज देशभक्ति पर चर्चा करेंगे। देशभक्ति का अभिप्राय देश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं, जो एक देश का निर्माण करती हैं, राष्ट्र के नागरिक और राष्ट्र की संस्कृति, इन तीनों का सम्मान करना देशभक्ति कहलाता है। देश तो कोई भी भूखंड हो सकता है, लेकिन राष्ट्र में इन तीनों का होना आवश्यक है। जैसे कि हमारा शरीर है, तो जो दिखाई दे रहा है, हाथ पैर सिर इत्यादि, धड़ सीना सब, ये मानो राष्ट्र का शरीर है। और शरीर में जो प्राण चल रहे हैं वो राष्ट्र के नागरिक हैं। और शरीर में जो आत्मा है वो राष्ट्र की संस्कृति है। एक उन्नत राष्ट्र बनाने के लिए इन तीनों की ओर को ध्यान केंद्रित करना हमें होगा। आइए इन पर एक एक पर विचार करें। राष्ट्र की भौगोलिक सीमा। आर्यवीरों, यदि हम प्राचीन भारत का आज़ादी से पहले का मानचित्र है, जिसमें कि पाकिस्तान, ब्रह्मदेश, म्यांमार सभी आते थे, तो भारत की आकृति एक सिंह जैसी दिखाई देती है, जिसके उत्तर में हिमालय का मुकुट विराजमान हो रहा है, धवल मुकुट। दक्षिण में जिसके सागर चरण पखार रहा है, और गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियाँ मानो जिसके गले का हार है। नर्मदा, ताप्ती मानो उनकी करधनी है। कृष्णा, कावेरी दक्षिण की नदियाँ हैं, मानो उनके पैरों के आभूषण हैं। भांति भांति की जलवायु, अलग अलग ऋतुएं, भांति भांति के फल फूल, अन्न औषधि वनस्पति, जहाँ पर 6 ऋतुएं होती हैं। ऐसे विश्व में बहुत कम देश हैं जहाँ पर कि 6 ऋतुएं होती हैं। यूरोप की तरफ दृष्टिपात करें, अमेरिका की तरफ दृष्टिपात करें, रूस की तरफ देखें, तो मुख्य रूप से 2 ही ऋतुएं होती हैं। 6 महीने, कम से कम 6 महीने सर्दी का मौसम और 3 महीने बसंत जैसा मौसम आता है। कभी कभार गर्मी पड़ती हो, अलग बात है, वर्षा है वो अलग बात है। लेकिन भारत में 6 ऋतुएं हैं। प्रत्येक चैत्र मास में वसंत ऋतु है, और ज्येष्ठ है, वैशाख है, ज्येष्ठ है, ग्रीष्म ऋतु है, आषाढ़ है, श्रावण है, वो वर्षा का ऋतु है, भादो आश्विन है, वो शरद ऋतु है। फिर जो है हेमंत ऋतु है, और फिर शिशिर ऋतु है। हर 2 मास में ऋतु बदलती रहती है, और उसके ऋतुओं के परिवर्तन से इस भारत भूमि में नाना प्रकार के औषधि वनस्पतियाँ, अन्न, फल मूल, मेवा, कंद इत्यादि अलग अलग जो है वो उत्पन्न होते रहते हैं। ऐसा लगता है कि विधाता ने अवकाश के समय में इस भारत भूमि का निर्माण किया है, इसलिए इसका नाम एक देवभूमि भी है। देवभूमि, देवता विद्वान लोगों कहते देवताओं का निवास था, और इसलिए कहा है विष्णु पुराण में, गायन्ति देवा किल गीतिकानि धन्यास्तु ते ये भारत भूमि भागे, कि जो
देवता भी गीत गाते हैं कि जो भारतवर्ष देश के अंदर पैदा हुए हैं वो धन्य लोग हैं। गायन्ति देवा किल गीत गाने धन्यास्तु ते ये भारत भूमि भागे स्वर्गाप वर्गस्पास्पद भूमि भूते भवन्ति भूय पुरुषस्सुरत्वात्। क्योंकि ये भारत भूमि ऐसी है जिसमें स्वर्ग, सब प्रकार का सुख, समृद्धि, सारे सुखोपभोग के साधन और सभी प्रकार का ऐश्वर्य और साथ साथ में मोक्ष की प्राप्ति, ये दोनों प्राप्त होते हैं। और इसीलिए बहुत से देवता जो है भारत में जन्म लेने के लिए जो लालायित रहते हैं, यहाँ पर आकर के निवास करते थे। अथर्ववेद में कहा है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। आर्यवीरों, इस बात को हम जानें कि इस शरीर का विकास इस देश के अन्न से, जल से, वायु से, फल फूल से हुआ है। जिसकी चरण रज में हम घुटनों के बल चले, जहाँ पर बचपन में भांति भांति के खेल खेले, जो भूमि माता अब भी हमारा भरण पोषण और सभी कुछ साधनों को उपलब्ध कराती है, और अंतिम समय में यही भूमि माता अपनी गोद में हमें आश्रय देगी, तो वास्तव में ये भूमि माता है। इसलिए अथर्ववेद कहता है, माता भूमि पुत्रम पृथ्व्या, भूमि मेरी माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। और इसीलिए इस भूमि से, मातृभूमि से माता के समान हम स्नेह करें। उसके लिए हमें भारत का भ्रमण करना चाहिए, भारत का मानचित्र देखना चाहिए। आजकल तो यूट्यूब के माध्यम से अलग अलग प्रांतों के सारे जो संस्कृति है, सभ्यता है, खान पान है, रीति रिवाज है, लोगों के व्यवहार है, सब का पता लग जाता है। फिर भी हमें जहाँ तक हो सके अपने देश के विविध प्रांतों का भ्रमण करना चाहिए। इस बात को आदि शंकराचार्य ने सुदूर दृष्टि से विचार लिया था, और उसी लिए रामेश्वरम से लेकर के कन्याकुमारी तक और द्वारका से लेकर के गुवाहाटी तक, असम तक ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, धाम बनाए, जिससे कि दक्षिण के व्यक्ति, दक्षिण भारत के व्यक्ति वो कश्मीर तक आएँ, और कश्मीर के लोग जो हैं वो दक्षिण तक जाएं, पश्चिम के द्वारका के लोग जो हैं आसाम तक जाएं, आसाम के लोग जो हैं यहाँ तक आएँ। उससे क्या होगा, हम लोगों की भाषाओं से परिचित होंगे, वहाँ की खान पान संस्कृति, वहाँ के जो पूज्य देवी देवता है, इष्ट उपासक देव है, उन सब से परिचित होंगे, और फिर एक सूत्र में हम बंध जाएंगे। सारी भारत भूमि जो है वो फिर हम अपना मानेंगे। तो सबसे पहले राष्ट्र की सीमाओं की रक्षा करना, राष्ट्र की सीमाओं से अवगत होना, राष्ट्र की सीमाओं पर जो समस्याएं हैं, पश्चिम के अंदर समस्या है, उत्तर में समस्या है, उसकी जानकारी रखना प्रत्येक आर्यवीर का, प्रत्येक नवयुवक का, युवती का ये कर्तव्य है। दूसरा, राष्ट्र के नागरिक राष्ट्र के प्राण होते हैं। जैसे हमारे शरीर में श्वास प्रश्वास आ रहा है और ये प्राणी सभी क्रियाओं को करवा रहा है, उसी प्रकार किसी भी देश के राष्ट्र के नागरिक उसके प्राण होते हैं। और यदि नागरिक अच्छे हैं तो वो राष्ट्र जो है समुन्नत है। कोई भी राष्ट्र जो है कल कारखाने और सेना मात्र से महान नहीं बनता है। जब तक उस राष्ट्र के नवयुवक और नवयुवती राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नहीं हो, अपनी संस्कृति से परिचित नहीं हो, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं हो। एक विचारक ने कहा है
कोई देश कितना उन्नति की ओर जा रहा है या अवनति की ओर जा रहा है, इसके लिए मुझे कुछ समय तक वहाँ के युवकों के और युवतियों के मध्य में रहने का अवसर दीजिए। उनके मध्य में रह कर के उनके विचार, उनके गीत, उनकी और बातें सुन कर के और मैं ये निष्कर्ष पर पहुंच जाऊंगा कि ये देश वास्तव में उन्नति की तरफ जा रहा है या अवनति की ओर जा रहा है। क्योंकि किसी भी राष्ट्र के प्राण उसके नवयुवक होते हैं और भारत तो 60 करोड़ युवाओं का, युवतियों का देश है। लेकिन हम किस दिशा में जा रहे हैं, इस पर गंभीर चिंतन करना है। आर्यवीरों, विचार करना कि पहला इस शरीर पर अधिकार राष्ट्र का है, क्योंकि राष्ट्र के अन्न जल से, औषधि वनस्पति फल फूल से शरीर का निर्माण होता है। तो पहले इसकी रक्षा करना, इसको समुन्नत करना, इस राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु बनाना, ये हमारा चिंतन होना चाहिए। आज का युवक अपने कर्तव्यों को भूल गया है। वो केवल भौतिक सुख उपभोग के साधनों तक ही सीमित रह गया है। राष्ट्र के बहुत से युवक हैं, युवतियां हैं, बच्चे हैं जिनको सामान्य साधन भी उपलब्ध नहीं होते, जिनको उच्च शिक्षा के बहुत कम अवसर पैदा होते हैं, मिलते हैं। हमारा कर्तव्य बनता है हम अपने भाई बहनों को भी अपने साथ लेकर के चलें, नहीं तो राष्ट्र में विषमता पैदा हो जाएगी। एक अभिजात्य वर्ग पैदा हो जाएगा जिसके पास सभी सुख उपभोग के साधन होंगे, जो कार कोठी बंगलों में रहेगा, जो उच्च पदों पर आसीन होगा, और जो और लोग हैं उन पर हुक्म चलाएगा, रोब झाड़ेगा, उनके उन्नति के बारे में नहीं सोचेगा। परिणाम क्या होगा? फिर विद्रोह की लपटें पैदा होती हैं, और ये विद्रोह की आंधी ऐसी होती है कि अच्छे बुरे सबको जला करके खाक कर देते, सबको अपने लपेट के अंदर जो है वो ले जाते। जब तीव्र झंझावात चलता, आंधी चलती है, तो बड़े बड़े वृक्ष, जो पुराने वृक्ष हैं सैकड़ों साल के, उनकी जड़ें भी उखड़ जाते, फिर अच्छे बुरे का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। तो इस विषमता को दूर करने के लिए हमें उन भाइयों के बारे में, उन युवकों के, युवतियों के बारे में विचार करना है जिनके पास आगे बढ़ने के साधन कम हैं, जिनको खाने पीने की सुविधाएं कम हैं। हम उनका इन कामों में सहयोग करें। जो बच्चे किसी कारण से उच्च शिक्षा में भाग नहीं ले पाते हैं, सम्मिलित नहीं हो पाते, प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या किसी कारण से, क्योंकि गरीबों के बच्चों को आजीविका चलाने के लिए कुछ पार्ट टाइम काम भी करना पड़ता है, तो जो बच्चे पढ़ाई में कुछ कमज़ोर हैं, जिनके पास में ट्यूशन करने की सुविधाएं नहीं है, जिनके पास में अच्छे विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए धन संपत्ति उपलब्ध नहीं है, हमें अपनी कक्षाओं के अंदर उन बच्चों को भी पढ़ाने में सहयोग करना है। उनके होमवर्क में, उनमें किसी के विषय में कमज़ोर है, उसको सहयोग देना है। तभी हमारा भाईचारा, आपस में प्रेम और जाति पाति की प्रथा जो है, इसको टूट जाएंगे जब हम झुग्गी झोपड़ियों तक जा कर के और उनके दुख दर्द में सम्मिलित होंगे, उनके साथ खेलेंगे, उनके साथ भोजन करेंगे, उनकी समस्याओं को मिलकर के बांटेंगे, उनके दुख दर्द में शामिल होंगे, तो निश्चित रूप से वो हमारे साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे और ये राष्ट्र जो उन्नत बनेगा। इसलिए किसी भी देश के जो राष्ट्र के नागरिक होते हैं उसके प्राण होते हैं। बच्चों, राष्ट्रभक्ति सीखनी है तो जापान से सीखें, इजराइल से सीखें। इजराइल जो है वो 90-95 लाख आबादी का ही देश है, चारों ओर मुस्लिम राष्ट्रों से घिरा हुआ, जो कि उसके जानी दुश्मन है। लेकिन एक छोटा सा इजराइल और शान से
जी रहा है और सभी दिशाओं के अंदर प्रगति कर रहा है। जब वो इज़राइल का निर्माण हुआ तो यहूदी जो संसार में कहीं कहीं बिखरे हुए थे, अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, सब इकट्ठे हो गए और एक छोटा सा भूखंड जो है उसको इज़राइल के नाम से, इज़राइल देश के नाम से वो बनाया गया। वहाँ पर 5-7 इंच से अधिक वर्षा भी नहीं होती, ओस जैसी पड़ती है, बंजर पर्वतीय भूमि है, लेकिन उन्होंने अपने पुरुषार्थ से उसको हरा भरा बना लिया है और आज वो इतना अधिक उन्नति की है कि थोड़ी सी भी वर्षा होती है, पानी की एक एक बूंद वो सहेज लेते हैं और भूमि का इस प्रकार से उपयोग किया कि सड़कों के दोनों ओर को उन्होंने फलों के, सब्जियों के पार्क बनाए हुए हैं और सारे यूरोप को तीसरा हिस्सा सब्जियों का, फलों का आपूर्ति करने वाला इजराइल देश है। आज टेक्नोलॉजी के देश सब में, सभी कार्यों में, ज्ञान विज्ञान में इजराइल आगे बढ़े, चाहे अस्त्र शस्त्र है, चाहे कुछ भी है। और वहाँ का नियम क्या है, प्रत्येक युवक को, युवतियों को कुछ वर्ष तक अनिवार्य सेना में प्रशिक्षण लेना पड़ता है और जब कभी युद्ध की स्थिति आती है तो कोई भी युवक है, वो चाहे सेना से सेवानिवृत्त हुआ, रिटायर हुआ है, वो भी, और युवक युवती वो सेना का काम संभालते हैं। बाकी बचे हुए जो है महिलाएं और जो वृद्ध जन है वो राष्ट्र के और जो भीतर की आंतरिक सुरक्षा के और भीतर के जो काम है उनको संभालता है। तभी वो देश आज सम्मान के साथ जी रहा है। जापान में बच्चों को पढ़ाया जाता है विद्यालय में कि जापान हमारा देश है, हमारा धर्म बौद्ध धर्म है, हमारे इष्ट देव बुद्ध हैं। जो जापान का निरादर करेगा, जापान पर आक्रमण करेगा, हम उसका सिर काट लेंगे। जो हमारे बौद्ध धर्म की अवहेलना करेगा उसको भी हम दंड देंगे। हमारे जो इष्ट देव महात्मा बुद्ध है उनका कोई निरादर करेगा उसको भी देख लेंगे। लेकिन यदि महात्मा बुद्ध स्वयं सेना लेकर के जापान पर आक्रमण करे तो हम उसका भी सिर काट लेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म जो है वो राष्ट्र धर्म है। और धर्म है वो अपने व्यक्तिगत सामाजिक उन्नति के लिए अच्छे हैं तो मानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा धर्म जो है वो राष्ट्र धर्म है। आज देश जो है धर्म के नाम पर, मत संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर और तुच्छ स्वार्थों के नाम पर भांति भांति के जो कुचक्रों का शिकार होता हुआ जा रहा है। हम इस समय में राष्ट्रीय एकता का सूत्रपात करें, औरों के प्रांतों की भाषाओं को भी जानें, उनके रीति रिवाजों को भी जानें, वहाँ पर भ्रमण भी करें, उनको अपने यहाँ आने का मौका दें, तो राष्ट्र में एकात्मता बनी रहेगी। राष्ट्र का तीसरा जो सूत्र है जो राष्ट्र को एक रूप में बांधे रखता है वह है राष्ट्र की संस्कृति। संस्कृति का निर्माण आर्यवीरों संस्कारों से होता है। संस्कार किसे कहते हैं? तर्क संहिता में कहा है संस्कारो ही गुणांतराधानम। दुर्गुणों को हटा करके और गुणों की वृद्धि करने का नाम संस्कार होता है। जैसे कि उदाहरण दें, हमारी माताएं बहनें सब्जी में, दाल में और जो खाद्य पदार्थ हैं उसमें हल्दी का, जीरा का, हींग का और दूसरी जो वस्तुएं उनका बघार, छौंका लगाते हैं। उससे उनके दोष कुछ कम हो जाते हैं। जैसे अरबी की सब्ज़ी है तो उसमें अजवाइन का छौंक लगाता है, वायु का शमन हो जाता है। पेठा बनाते हैं तो मेथी का छौंक लगाते हैं, वायु का शमन हो जाता है। ऐसे दूसरा वस्तुओं को मिलाते हैं, उससे क्या होता है कि उनके दोष दूर हो जाते हैं और सब्ज़ी का स्वाद बढ़ जाता है, गुण बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार गुणों की वृद्धि करने को संस्कार कहते हैं और संस्कारों से ही संस्कृति का निर्माण होता है। जैसे कि बया चिड़िया जो है वो एक एक तिनका ला करके और इतनी सुंदरता से उसको बुनती है
कि उसके कारण से उसका घोंसला जो है वर्षा ऋतु में भी जो है विखंडित नहीं होता, बड़े आराम से वो रहती है, अपने बच्चों सहित रहती है। उसी प्रकार हमारी परंपरा से चली हुई जो परंपराएं हैं, हमारे रस्म और रिवाज हैं, जीवन को उन्नत बनाने के जो कार्यक्रम है ऋषि महर्षि के द्वारा, जो वेद शास्त्र द्वारा अनुमोदित हैं, उन सब का आचरण करना, उन सब को मानना, उसको कहते संस्कृति। और इसी संस्कृति के कारण से हमारा राष्ट्र, जिसमें कि 700 वर्षों तक विदेशी यवनों ने, मुगलों ने, हूणों ने, मुसलमानों ने आक्रमण किया, राज्य किया, 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने किया। यद्यपि हम बाहर से हम पराधीन थे, शासन व्यवस्था विदेशियों के हाथों में थी, लेकिन इस देश की सांस्कृतिक जड़ें इतनी मजबूत थी कि हम सांस्कृतिक दृष्टि से एक बने रहे। और उसका परिणाम क्या हुआ, 1947 में सब ने मिलकर के राष्ट्र को फिर से स्वतंत्र करा लिया। इसलिए राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने के लिए संस्कृति का होना बहुत ज़रूरी है। सन 1971 में, उससे पहले तक पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान होते थे। लेकिन 1971 में बांग्लादेश ने जो है, बंगाल जो पूर्वी बंगाल था, उसने लड़ाई लड़ी स्वतंत्रता के लिए, तो वो अलग हो गया और वो बांग्लादेश बना। क्यों हुआ? जबकि उनका धर्म एक था, लेकिन उनकी भाषा एक नहीं थी। पाकिस्तान की भाषा उर्दू है, बंगाल की भाषा जो बांग्लादेश की भाषा बंगला है। वहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ के खान पान अलग है, वहाँ के रीति रिवाज अलग हैं। तो परिणाम क्या हुआ कि वो एक नहीं रहे। इसलिए संस्कृति किसी राष्ट्र को एक बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम संकल्प करें कि एक कहानी को लेकर के एक यात्री चला जा रहा था, एक वृक्ष पर, कहानी समझाने के लिए होती, वृक्ष पर आग लगी हुई थी और पक्षी वहाँ पर जो है बैठे हुए थे। यात्री ने कहा, आग लगे इस वृक्ष पर, जलने लगे फल पाते, तुम क्यों बैठे पंछियों, पंख तुम्हारे साथ, अरे उड़ जाओ। तो पक्षियों ने क्या कहा, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पाते, धर्म हमारा है यही, जले इसी के साथ। तो ये मातृभूमि के काम चिंतन करें, मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि को उन्नत बनाने के लिए देश की सीमाएं, देश के नागरिक और देश की संस्कृति का सम्मान करें। आइए एक गीत जो है देशभक्ति का गुनगुनाएंगे। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके लिए तन है, मन है, धन है और प्राण है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके कण कण में लिखा राम कृष्ण नाम है, इसके कण कण में लिखा राम कृष्ण नाम है, हुतात्माओं के रुधिर से भूमि शस्य श्याम है, धर्म का ये धाम है, सदा इसे प्रणाम है, स्वतंत्र है धरा यहाँ, स्वतंत्र आसमान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके गोद में हजारों गंगा जमुना झूमती, इसके पर्वतों की चोटियाँ गगन को चूमती, इसके पर्वतों की चोटियाँ गगन को चूमती, भूमि ये महान है, निराली इसकी शान है, स्वतंत्र है धरा यहाँ, स्वतंत्र आसमान है, इसकी जय पताका पर विजय का निशान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके आने पर अगर जो कोई बात आ पड़े,
इसके सामने जो जुल्म के पहाड़ हों खड़े, शत्रु सब जहान हो विरुद्ध आसमान हो, शत्रु सब जहान हो विरुद्ध आसमान हो, मुकाबला करेंगे हम जान में ये जान है, मुकाबला करेंगे हम जान में ये जान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके लिए तन है मन है धन है और प्राण है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। इसलिए प्रातः काल चिंतन करें, भारत मेरी मातृभूमि है, इसकी देश की भौगोलिक सीमाएं मानो मेरा शरीर है, इस देश के नागरिक मानो मेरे शरीर के प्राण है, और इस देश की संस्कृति वो हमारी आत्मा के समान है। अपने देश की सीमाओं का, देश के प्रत्येक नागरिक का और देश की संस्कृति का सम्मान करें, तदनुसार आचरण करें और देश को फिर से विश्व गुरु बनाएं।